इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर अस टुडे इन द स्टूडियोज क्योंकि हमारे कॉलीग जो हमारे सामने ही कुर्सी पे बैठे होते थे उनका नाम था आसिफ शेख, हमारे सीनियर कैमरामैन थे। वो हम में नहीं रहे और अभी ईद की छुट्टियों में उनका इंतकाल हुआ एंड हमें मुख्तलिफ ज़ाहिर इसलिए लग रहा है कि हाउ अनप्रडिक्टेबल लाइफ इज़। अभी वो हमारे साथ लिटरली गुज़श्ता प्रोग्रामों में, ईद के प्रोग्रामों में बैठे होते थे, चांद रात पे हमारे साथ थे। सो ज़ाहिर है हम उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। ये जो पूरा कुर्बानी और इस ईद का जो स्पिरिट है ना, ये उसके साथ ये जो नोट है इतना मुताबिकत रखता है कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। हम कई दफ़ा चीज़ों को इतनी वक़्त देते हैं, हम चीज़ों के ऊपर इतना तकिया करते हैं, लेकिन लोगों की, चीज़ों की, इस दुनिया की एक्चुअली ये असलियत है, ये रियलिटी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम दोबारा से बात करेंगे बजट की, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वैसे कुछ बहुत हंगामा खेज नहीं होने वाला ना हुआ है। हम ज़ाहिर है एक शॉर्टफॉल हमारा रेवेन्यू कलेक्शन में था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम ज़्यादा ओवरऑल रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। अगले साल का टारगेट इससे भी बड़ा है, कैसे अचीव किया जाएगा। एग्रीकल्चर हमारी -13.5% नेगेटिव ग्रोथ में रही है, उसको कैसे ठीक करना है। अगर गंदम की सपोर्ट प्राइस या दीगर फसलों की सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही और हमारा काबिल काश्त जो इलाका है उसको यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं, देन दिस इज रियली अलार्मिंग। इसको ठीक करने के लिए क्या इक़दाम मसला ये भी है, हम ग्रोथ बहुत ज्यादा करें, बट इस ग्रोथ के ऊपर सस्टेन कैसे करना है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये सब कुछ सवाल पूछते हैं। माहिर माशियात हैं सना तौफीक हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सना, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी आज के बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी डायरेक्शन सही है और हुकूमत जो इक़दाम ज़रूरी हैं वो करने के इस वक्त मूड में है और करेगी? जी, सबसे पहले तो आई थिंक ये जो बजट है, एक गवर्नमेंट की कोशिश यही होगी एक बैलेंस्ड बजट जो है प्रेजेंट किया जाए। और बैलेंस से मुराद ये है कि फिस्कल डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए और फिस्कल कंसोलिडेशन का जो हमने एक पिछले साल भी देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस रहा है, वही फोकस कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट अगले साल भी। और यहाँ पे ज़रूरी ये है बताना कि IMF के प्रोग्राम में हम हैं। ऑब्वियसली हमारे पास अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि टैक्स टारगेट्स जो हैं, स्ट्रिंजेंट टारगेट्स हमारे पास टैक्स की मद में भी होंगे। सो टू मेक श्योर कि जब एक तरफ हम जो है टैक्स के टारगेट्स भी मीट कर रहे हो, बट साथ ही में जहाँ पे जो वनरेबल क्लास है उसको सपोर्ट करने के लिए जो मेजर्स हुकूमत ले सकती है वो लिए जाएं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑलरेडी सैलरीड क्लास पे जो है थोड़ी सी रिलीफ की बात आ रही है सामने, तो वो और इसके अलावा जो सोशल प्रोटेक्शन के मद में जो IMF भी सपोर्ट करती है, वो चीज़ें भी ज़रूर हुकूमत इस बजट में फोकस करेगी। ये बातें ठीक है आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिटेलर्स, होलसेलर्स को कैसे टैक्स नेट में लाना है उसका टिल डेट देयर इज़ नो प्लान। मतलब बीच में वो जो फिक्स टैक्स लगाने की बात हुई थी वो आपको पता ही है किस तरह से रोल बैक हुई। अभी भी हमारे पास उसका कोई सलूशन नहीं है कि ये हमने करना कैसे है। देखें, ये वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इट इज अबाउट टाइम कि आप अपने टैक्स नेट को ब्रॉडन करें और उस टैक्स नेट में And we have been listening to this since children and now we are talking about it. नहीं, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट इज अबाउट टाइम। जिस तरह हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप कब तक उसी सैलरीड क्लास पे बर्डन डालेंगे, जिस पे सिंपल हल क्या होता है कि आपने उन्हीं का टैक्स रेट रिवाइज कर दिया, आपने टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर दिए। अगर आपको जो 14 ट्रिलियन का टारगेट हमें मिलने वाला है जो मीडिया में खबर है, सो उस लिहाज से उस वक्त तक ये अचीव नहीं हो पाएगा जब तक अपने टैक्स बेस को आप ब्रॉडन नहीं करेंगे। अच्छा, इसी चीज़ के लिए सना हम देख रहे हैं कि हुकूमत मुख्तलिफ तजावीज़ दे रही है। जैसे एक तजवीज़ ये है कि जो पेट्रोल लेंगे कैश के ऊपर उनको इजाफी रेट के ऊपर मिलेगा और अगर आप कार्ड के ऊपर लेते हैं तो आपको कम रेट के ऊपर मिलेगा। आपके ख्याल में तजवीज़ कैसी है? ये वर्केबल है? अच्छा, आई थिंक इससे पहले तो जिस तरह अभी वो वाली बात हो रही थी कि रिटेलर्स और होलसेलर्स में ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड इसलिए हूँ क्योंकि उसमें कलेक्शन का नंबर काफ़ी हमारे पास सिग्निफिकेंट अचीव हो जाता है अगर फिक्स रेट भी हम अगर अप्लाई कर देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर लेट्स सपोज एक एवरेज 5,000 रुपये का भी हम अगर फ्लैट रेट लगा दें रिटेलर्स एंड होलसेलर्स पे, तो तकरीबन साल का जो है 400 अरब तक कलेक्ट हो सकता है। सो आई थिंक गवर्नमेंट टारगेट करेगी वो एरियाज को जहाँ पे टैक्स मेजर्स लेके एक बल्क अमाउंट कलेक्ट हो सकती है टैक्स की।
जहाँ तक इस तरह के प्रपोजल्स हैं कि कैश पे वर्सेस कार्ड पे, आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद के डिजिटलाइजेशन की तरफ जो हमारी इकोनॉमी जाना चाह रही है, बैंकिंग नेटवर्क में जो है इंक्लूड करना चाह रहे हैं हम अपने कंज्यूमर्स को। सो उसके लिए तो ठीक है, ये समझ आती है, बट कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये एक आई थिंक चैलेंज होगा। इससे बेहतर गवर्नमेंट वो वाले एरियाज आइडेंटिफाई करे जिसमें, जिस तरह हम ये बता रहे हैं कि अपने रिटेलर्स की बात की, तो आप उनके पहले भी ये प्रपोजल आया था कि आप उनके जो मीटर पे है जो बिल आता है उसमें एक फ्लैट रेट आप जो है चार्ज कर लें। सो ये एक तरीका है, बट वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन की अब जरूरत है, क्योंकि तजावीज़ तो बहुत सारी आके जा भी चुकी हैं। रिटेलर्स के नुमाइंदों से बात करते हैं, 5,000 तो मेरा ख्याल है हॉल खाते हैं सुन के, वो तो 1,000 रुपये से बात करना शुरू कर रहे थे। अब ये बताइएगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी नेगेटिव 13.5% रही है, सपोर्ट प्राइस का इशू रहा है गुज़श्ता साल, मतलब दिस इज़ अलार्मिंग फॉर अस। अगर हमारी मेजर क्रॉप्स ही सही परफॉर्म नहीं कर पा रही, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन इन द कमिंग बजट के ये मामला रेक्टिफाई हो सके? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि एग्रीकल्चर में स्पेशली जिस तरह आप इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 13% का डिक्लाइन हमने देखा है। पूरी सिचुएशन को हम देखें, स्पेशली ओवरऑल हम जिस एग्रोनॉमिक्स की बात करते हैं, वीक एग्रोनॉमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त कंसर्न है, और स्पेशली उस सेक्टर पे जो कि आपकी बैकबोन कहलाती है इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़रूरत ये है कि शॉर्ट टर्म से ज़्यादा हम जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं उस पर फोकस करें। वाटर लॉगिंग आपका इशू है, ओवरऑल जो यील्ड है आपकी क्रॉप की उसमें एक कंसर्न है। देन वी हैव गॉट, जिसे हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाने की जरूरत है, और जो जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो आई थिंक ये वो सेक्टर है जिसमें रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है, स्पेशली कि आपका फार्मर इस वक्त अगर मुझसे कहें कि एक्सेस टू क्रेडिट, वो जाता है मिडिल मैन के पास, आरती के पास, और उसको जो चार्ज किया जाता है रेट, वो बेचारा फार्मर अपने सना मेजर मसला ये हुआ है कि जो लोग काश्त कर रहे थे फसलें, जो छोटा काश्तकार है उसने काश्त करना छोड़ दी फसल, क्योंकि उसे मुनाफा नहीं हो रहा फसल में। It is as simple as that. हालांकि इस दफा दावा भी किया था मरियम नवाज ने कि आप फसलें लगाएं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। So ये छोटे काश्तकार का जो डिस्करेज हुआ है वो, do you think this is a problem? It absolutely is, and उसके लिए देखिए यही बात है कि आपको कोई ना कोई ऐसा का सपोर्ट प्रोग्राम लाना पड़ेगा। I'm not talking about support prices only. एक ओवरऑल प्रोग्राम लाने की जरूरत है जहां आप इंश्योर करें कि जो फार्मर है उसको आप जो इजी एक्सेस टू क्रेडिट की बात हो रही है आप उसको दें, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसे जीरो मार्कअप पे जो है एक लोन दें, उसको इंश्योर करें कि एक तरफ तो कि उसको सस्ता जो है कर्जा मिल रहा है, और ये भी इंश्योर किया जाए। अच्छा, वैसे सना इस तरह का प्रोग्राम तो ऑलरेडी पंजाब में है ना, जिसकी बड़ी तशहीर भी हुई। बिल्कुल है, बट देखिए वही बात है कि जिस तरह की हमारी सिचुएशन रही, जो सिचुएशन ओवरऑल यील्ड की चल रही है और जिस तरह की क्रॉप की है, अब सिचुएशन ये है कि शॉर्ट टर्म में तो ये जरूरत है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करके आपके फार्मर को सपोर्ट करे। ठीक है, बट ये हर बार यही सिचुएशन आ जाती है कि हमारा 2 साल अच्छे निकलते हैं, कोई 1 साल अनफॉर्चुनेटली कोई नेशनल कैलेमिटी की वजह से। ये आई थिंक इसके ऊपर तो एक अलग से पूरा सेशन होना चाहिए और बात करनी चाहिए। एक और चीज़ के ऊपर बताइएगा हमें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी इस दफ़ा नेगेटिव में रही। बड़ी सनतों के लिए किस तरह हमें इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है या काम करने की ज़रूरत है, बजट में क्या हो, क्योंकि हम 4.1 ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, तो वो क्या चीज़ें हों जो हम अपनी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर सकें? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इस साल एक नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में देखी ग्रोथ, 1.5% की गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर रही है एलएसएम की ग्रोथ। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ओवरऑल एक तो एग्रीगेट डिमांड जो आपकी है उसको थोड़ा सा एक बूस्ट मिले, जो कि हम देख रहे हैं अब थोड़ी सी डिमांड में आपकी अपटिक नज़र आ रही है। बट गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। वो ही हमारे सामने था 22% इंटरेस्ट रेट से, आज हम 11% पे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है आपके ओवरऑल मैन्युफैक्चरर्स को। हाउएवर ऑन द अदर हैंड हमारे पास जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, सो ऑब्वियसली वो भी एक कंसर्न है बिजनेस पर्सनस के लिए। एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि एक वक्त जो हम लास्ट ईयर देखा था इंपोर्ट जहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड थी, एंड उसकी वजह से जो हमारा अनफॉर्चुनेटली रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं, सो उसकी वजह से भी हमारे ओवरऑल जो अभी हमारी ऑपोजिशन भी ज़ाहिर है इस मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक बयान सामने आया है कि 7,000 मेगावाट बिजली पड़ी है जो कि कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है।
मतलब दिस इशू, हाउ टू एड्रेस दिस इशू? नहीं, डेफिनेटली देखें, ये करना इवेंचुअली यही है, जब तक आपकी ओवरऑल डिमांड नहीं बढ़ेगी, आपकी ग्रिड पे नहीं आएंगे, आपने कैप्टिव पावर्स को जो है दिया हुआ है, आपको मूव करने की जरूरत है अपने सारे जो इंडस्ट्रियल सेटअप है ग्रिड की तरफ। डिमांड बढ़ेगी तो उसका बढ़ाने का तरीका यही है कि या तो कोई ना कोई इनको कह लें कि सब्सिडाइज रेट पे, बट आई नो इसके बाद यही आता है कि हमने सब्सिडाइज रेट दे के भी देख लिया, आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अभी भी उतनी नहीं है सब्सटेंशियल जितनी आपकी होनी चाहिए। अभी भी आपकी रिलायंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे है और सर्विसेज सेक्टर पे है। तो उसको देखकर बहुत शुक्रिया आपका सना साहब, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, अभी तो जाहिर है एब्सोल्युटली। और आज तो पूरा दिन यही है कि आज अभी बजट पेश होगा, फिर उसके बाद पोस्ट एनालिसिस होगा, चीज़ें होंगी, लेकिन साथ साथ ईद का भी थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए। अभी हम भूले नहीं ईद को, चौथा दिन है अब्दुल्ला, पहला दिन है, ज़बान में तो है अभी फ्लेवर, ठीक है, वो तो महसूस हो रहा है अभी रात को। मतलब आप, मुझे नहीं पता आपने बारबेक्यू किया अब तक, खाया? कल रात तो मैं श्योर वो महसूस हो रहा होगा आपको। लेकिन ईद कुर्बा के आपको बताएं कि तीसरे रोज लोड शेडिंग दोबारा, जरा ईद पे जरा ब्रेक आ जाती है ना, जिन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही होती है, गोश्त संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन तीसरा दिन आया तो लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन खाना बदोशों को इसकी फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है रीना? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि गोश्त को किस तरह से प्रिजर्व करने है, ऐसी तरकीब है कि 6 महीने तक महफूज रख सकते हैं। 6 months। वाओ, जरा अली इमरान सैयद से जानते हैं क्या तरीका है। एक मशहूर मल्टीनेशनल फूड कंपनी के मरकजी दफ्तर की इमारत के पीछे एक बार फिर छोटी फूड फैक्ट्री लग गई। जदीद फूड फैक्ट्रीज के बरखिलाफ इसमें ना बिजली है ना पानी। यहाँ पंखों के बगैर खाना बदोश कदीमी तरीके से कुछ इस तरह गोश्त महफूज करने में लगे हैं कि हैरत अंगेज तौर पर कुर्बानी का गोश्त 6 माह तक भी खराब ना हो। ये 10-12 दिन सूख जाता है, हाँ सही हो जाता है, फिर खाने में भी मज़ा आता है। मांग के लाते, दो देता है, कोई नहीं देता, फिर लाते बनाते हैं, खाते हैं गरीब लोग। गोश्त को लंबा काटा जाता है ताकि ये धूप में जल्द खुश्क हो। नमक और मिर्च लगाने के बाद धूप में खुश्क किए जाने से बगैर फ्रिज गोश्त बासानी कई माह महफूज रहेगा। यहाँ चर्बी भी सुखाई जा रही है ताकि खाना बदोशों के लिए तेल घी का खर्च भी बचे। वेल खासा डिफरेंट टेस्ट है इसका, और जो हम फ्रिज पे उम्मन रख के इस्तेमाल करते हैं गोश्त, उसके मुकाबले में बहुत डिफरेंट और अलग मज़े का ये गोश्त था। बकरा ईद 2025 में इन खाना बदोशों ने पहली बार शिकवा किया है कि कुर्बानी करने वालों ने सारा गोश्त फ्रीज़र में रख दिया। पहले ज़्यादा बांटते थे, अभी ज़्यादा नहीं बांट रहे थे, उन लोगों ने फ्रिजों में बंद कर दिया है खाने पीने के लिए। आप खुद अब किसी को भी नहीं दे रहे लोग। ये कहा जाता है कि कदीमी तरकीब से धूप में सुखाया गया ये गोश्त खासा लजीज होता है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ये वैसे गलत बात है जी, सारा फ्रिजों में गोश्त ना रखा करे, बांटा भी करे। बट मुझे एक चीज़ बताएं, जो हंटर बीफ होता है, हंटर चिकन, वो यही होता है ना कि खुश करते हैं उसको भी मसाला जात लगा के या कुछ? मसाला नहीं, वो तो बेक होता है बेसिकली। हंटर तो ये एक अलग टेक्निक है प्रिजर्वेशन की। इसलिए भी खाना बदोश और कुछ गुरबा को शिकायत है कि गोश्त उन्हें कम मिला है, क्योंकि इस मरतबा कम जानवर भी कुर्बान किए गए हैं। ये भी एक फिगर है। ईद उल अज़हा पर एक्चुअली मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए हैं। टेन्यूरीज एसोसिएशन के मुताबिक 6 लाख से ज़ायद 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए हैं इस मरतबा। अच्छा, 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए हैं। सर्टनली महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ हैं। हालांकि बड़े जानवर की कीमत ये बताया जा रहा है कि कम हुई थी इस मरतबा। बकरे की कीमत में इजाफा हुआ था 10,000 से 50,000, लेकिन अदरवाइज दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस के कुछ लोग शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मिशन है जिसके ऊपर हमारे जो हमारे सिफारतकार हैं, पार्लियामेंटेरियन सिफारतकार, वो पहले अमेरिका गए और वो अब अमेरिका से यूके गए हैं। आपको पता है बिलावल की क़यादत में एक वफ्द है पूरा का पूरा, जिसने हमारा सिफारती मिशन संभाला हुआ है, और किस तरह से पाकिस्तान का पैगाम पाक भारत कशीदगी के दौरान दुनिया को बताना है, वो सब कुछ कर रहे हैं। कल बरतानवी थिंक टैंक में मुलाकात हुई इनकी दीगर लोगों से। इसके बाद ये वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट गया। रुकन पार्लियामान यास्मीन कुरैशी ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को पाक भारत ताल्लुकात, खासतौर पर हालिया भारतीय जारियत और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय अज़ाइम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के अमन के बयानिए को दोहराया, और इसलिए भी हमें ज़्यादा रिसेप्टिव लग रही है दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को लेके, क्योंकि हम
अमन की बात कर रहे हैं, हम सेंस की बात कर रहे हैं, हम सैनिटी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त का हिस्सा हैं, हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में उनके पास जाते हैं। बिलावल साहब ने लंदन में इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की है, क्या उन्होंने एग्जैक्टली का जरा सुने। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतवर्दी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, उसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। हम दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं। इस जंग ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल ममालिक है और भारत के बयानिया झूठ में मुबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। मगर उम्मीद है कि इस पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी। अच्छा जी, बिलावल ने इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट है फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसमें भी गुफ्तगू की और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। कहा जी भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं है। मसाइल ना हल हुए तो मुस्तकबिल में नस्लें भी लड़ती रहेंगी और अगर न्यू नॉर्मल, न्यू एबनॉर्मल जिसे कहा अपनाया गया, वो अपनाया गया तो हर हफ्ता जंग छिड़ी होगी। खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द को दुनिया से मिलने वाला रिस्पॉन्स अब तक बहुत ही इनकरेजिंग है, हौसला अफजा है। ख़ासतौर पर सिंतास माहिदे की मअतली के भारतीय इक़दाम को पूरी दुनिया बड़ी डिस्ग्रेस से देख रही है, नापसंदीदगी से देख रही है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया दुनिया में, इस पे पहले भी जंगें हुई हुई हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। दुनिया में इस पे पहले लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, मतलब पूरे रीजन्स एट वॉर बिकॉज ऑफ वाटर। और अगर ये मसला दोबारा से शुरू हो गया और दुनिया ने फिर इसको सेटल कर लिया एक दफा। अच्छा, हमने देखा यूरोप में भी इसी तरह होता था और यूरोप में ममालिक लड़े एक दूसरे से, झगड़े, लेकिन फिर उन्होंने सेटल किया कि ये लड़ाई, ये मार कुटाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि इसका नुकसान ही होता है लोगों को। तो इतना पैसा खर्च करना, लोगों को जहनी ट्रॉमा देना, इससे बेहतर है कि सारे यूनियन बनाओ और मिल के बैठो और इंसानों की भलाई के लिए काम करो। कितना अच्छा हो कि पाक भारत भी इस तरफ बढ़ सके ना। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ होंगे इन अ व्हाइल।